अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक तो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी करेंगे। इस एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने का मकसद इस लेक्चर में सिर्फ यही है, क्योंकि जब हम अमेंडमेंट्स दोस्तों पढ़ेंगे, उसमें एक अमेंडमेंट एक्ट है जो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है, तो ये हम उधर ही कवर करेंगे। क्लियर? चलिए जी दोस्तों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीएम्बल जो है उसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था, हम वो डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे लेंगे प्रीएम्बल पे, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, प्रीएम्बल जो है, सबसे प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ पे आती है, जब आपको किसी टॉपिक का कंसेप्ट समझ नहीं आता है, उसके बाद उसमें कितने भी फैक्ट्स हो वो आपको याद नहीं रहेंगे। तो मैंने समझा कि प्रीएम्बल में शायद डाउट है कुछ एस्पिरेंट्स को, मैंने सोचा यहाँ पे वो डाउट क्लियर करेंगे। फिर जो फैक्टर्स है ऑलरेडी या विद डिटेल्ड एनालिसिस जो मैंने प्रीवियस लेक्चर प्रीएम्बल पे लिया है, वहाँ पे आप उन नोट्स को कंसल्ट करके वहाँ से फिर फैक्टर्स याद करना। क्लियर? तो इसका नोट भी आपको मिलेगा, ये जो लेक्चर है इसका भी मिलेगा, और ये जो प्रीएम्बल यहाँ पे मैंने लिया है इसका भी मिलेगा। दोस्तों देखिए, प्रीएम्बल जो होता है ये हमने लैटिन वर्ड जो होता है ये वहाँ से डिराइव हुआ है, और उस लैटिन वर्ड जो वो है उसका है प्रियम्बलस। और वो लैटिन वर्ड ये जो प्रियम्बलस है, इसकी लिटरल मीनिंग है वॉकिंग बिफोर। मतलब वॉकिंग बिफोर का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना किसी चीज़ को पहले, जो पहले आए, जो स्पीच से पहले हम बोलते हैं, किसी स्पीच से पहले जो हम चीज़ें बोलते हैं, एक जिस्ट बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रियम्बलस। और प्रियम्बल इसी से डिराइव हुआ, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं ये प्रियम्बल जो है इसकी मीनिंग होती है सिंपली इंट्रोडक्शन। ठीक? या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रियम्बल है, जो हमने प्रियम्बलस लैटिन वर्ड से डिराइव किया है, जिसका मतलब होता है वॉकिंग बिफोर, या जो स्पीच से पहले दी जाती है कोई चीज़ें, तो उस इसको हम इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, या इसको हम एक ब्लूप्रिंट बोलते हैं किसी डॉक्यूमेंट का। एक खाका किसी डॉक्यूमेंट का होता है, नक्शा किसी डॉक्यूमेंट का होता है, उसको हम प्रियम्बल बोलते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है। अगर हम प्रियम्बल बोलते हैं, जो खाका होता है, नक्शा होता है, ब्लूप्रिंट होता है किसी डॉक्यूमेंट का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है ना, तो उसका भी एक खाका होगा, उसका भी एक ब्लूप्रिंट होगा, उसका भी एक इंट्रोडक्शन होगा। जब उसका इंट्रोडक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रीएम्बल, क्योंकि प्रीएम्बल को क्या हम बोलते हैं, ये एक इंट्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे रूलर्स मेंशन है, जहाँ पे डायरेक्शंस मेंशन है, जहाँ पे रिटन लॉज मेंशन हैं, ताकि जो कंट्री को गवर्न करते हैं, तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। तो उस रिटन डॉक्यूमेंट का भी एक इंट्रोडक्शन होगा, और उस इंट्रोडक्शन को हम बोलते हैं प्रीएम्बल, या प्रीएम्बल को हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो उस बुक का एक कवरिंग पेज होता है, उसमें मेंशन किया होता है कि इस बुक में क्या है, ये नावल है, ये प्ले है, और ऑथर ने अपनी चीज़ें भी मेंशन की होती है। इसी तरीके से जब आप एकेडमिक बुक लेते हो, उसमें कंटेंट्स मेंशन होते हैं कि इस बुक में क्या है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है ये ओवरऑल इंटायर जिस्ट देता है उस बुक का। और जब स्पीच से पहले हम एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देते हैं, उसको भी प्रीएम्बल बोलते हैं, वो भी ओवरऑल उस स्पीच का एक जिस्ट देता है। इसी तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, जो इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी हमें ओवरऑल जिस्ट देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। क्लियर? तो ये प्रीएम्बल हमने कहाँ से इंस्पायर किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने प्रीएम्बल लाया तो हम इंस्पायर हुए, कहाँ से लाया हमने ये हमने लाया है यूएसए से। ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया है। उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अब ये जो इंस्पायर हमने यूएसए से किया है ये प्रीएम्बल, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कैसा होना चाहिए, इस प्रीएम्बल में हम क्या लिखेंगे, कौन सा टेक्स्ट डालेंगे, उसके बेसिस क्या होंगे, उसकी जेनेसिस क्या होगी, ये हमने लिया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था कि यही होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये क्या था, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक प्लेज था, एक एस्पिरेशन था, जिसमें मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के वो एस्पिरेशन में मेंशन थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। फिर यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दोस्तों हमारा प्रीएम्बल बना, जो मूव किया गया 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, और अडॉप्ट किया 22 जनवरी 1947 को, और जो हमारा प्रीएम्बल बना। अब दो चीज़ें आप याद रखना, प्रीएम्बल लैटिन वर्ड है, ये प्रीएम्बलस से डिराइव हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है जो स्पीच से पहले हम
एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर देते हैं, मतलब ये एक इंट्रोडक्शन होता है, प्रीएम्बल की लिटरल मीनिंग इंट्रोडक्शन है, या ये एक ब्लूप्रिंट या खाका होता है किसी डॉक्यूमेंट का। अब इंडिया में इसका काम क्या है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इसके लिए भी एक इंट्रोडक्शन है, एक प्रीएम्बल है। और ये हमने कहाँ से इंस्पायर किया है, यूएसए से इंस्पायर किया है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने जो ये इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्या मेंशन किया है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमने वहाँ से डिराइव किए हैं। इसकी जेनेसिस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये वो है, इसमें वो एस्पिरेशंस मेंशन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरऑल जिस्ट हमें बता देता है। और मूव कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को ये अडॉप्ट किया किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। क्लियर, यहाँ तक क्लियर दोस्तों। तो चलिए उसके बाद है दोस्तों इस प्रीएम्बल, अब ये जो इंट्रोडक्शन है दोस्तों, ये जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या हम इसको इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसमें है क्या, इसमें कौन सी चीज़ें मेंशन है। एक तो दोस्तों इसमें मेंशन ये है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या रहेगी इंडिया में, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, या सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने कहाँ से ये लिया है। ठीक, तो पहला सोर्स है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज लोग। जो लोग है यही है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, जो लोग थे, जो उसमें चुन के आए थे, जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको लोगों ने ही चुना था। क्लियर, तो ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, सॉरी, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या रही, दैट इज पीपल। और नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, मतलब कि नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, मतलब कि यहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, क्या ये कम्युनिस्ट स्टेट है जहाँ पे राइट्स नहीं है, क्या ये थियोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे एक ही रिलीजियस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है और रेस्ट ऑफ द रिलीजियस को उतने राइट्स नहीं दिए जाते हैं। तो ये नेचर कहता है कि इंडियन स्टेट जो है ये क्या है, ये कहता है कि इंडियन स्टेट एक तो सॉवरेन है, डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे हर एक रिलीजियस को अपने राइट्स दिए जाते हैं, सेक्युलर है, ठीक, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है यहाँ पे, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है और रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ इंडिया कलेक्टिवली इनको ये अचीव करने हैं। फॉर इंस्टेंस आपने एक टारगेट रखा कि 20 या 25 तक हमारी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है 25 तक। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है कि जस्टिस मेंटेन रहना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए, कम्युनल राइट्स नहीं होने चाहिए, जो ड्रावन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी है इनको इक्वलाइज करने के लिए रिजर्वेशन देनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है। और हमने ये भी मेंशन किया है कि 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, अडॉप्ट कब किया है, 26 नवंबर 1949 को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। और ये जो है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने 3 वर्ड्स ऐड किए, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। उसके लिए हमने एक अमेंडमेंट किया था, दैट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर, चलिए तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होते हैं ये क्या है। देखिए दोस्तों, अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट ये होता है एक लेमैन्स लैंग्वेज में, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐड करते हैं या स्क्रैप करते हैं, एनी मेजर और माइनर चेंज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे हम चीज़ों को ऐड करें चाहे वहाँ से कोई चीज़ स्क्रैप करें, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट प्रोसीजर किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 368 जो पार्ट 20 में है। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी दी ओवर अदर विंग्स ऑफ गवर्नमेंट। एक बात आप याद, इसमें दूसरा फर्स्ट पॉइंट आप इसमें ये याद रखो कि जिस अगर क्वेश्चन में ये आए कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी किस अमेंडमेंट ने दी, या पार्लियामेंट्री की सुप्रीमेसी ओवर द अदर विंग्स ऑफ गवर्नमेंट किसने दी, या किस अमेंडमेंट एक्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्वेश्चन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं किया जाएगा, तो वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एक आप याद ये रखना। दूसरी बात दोस्तों आप ये याद रखना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने सेट ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें प्रोवाइड की। जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोस्तों पढ़ेंगे, उसमें हम सवालन सिंह कमेटी पढ़ेंगे, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे आप 2 चीज़ें याद रखो कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इसने दी, और इसने कहा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
एक्ट्स होंगे उनको क्वेश्चन किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं किया जाएगा। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कहा, डेट 1976 आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। उसके बाद है दोस्तों 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दो चीज़ें इसमें याद रखना, एक राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था, इसको डिलीट किया गया कहाँ से, फंडामेंटल राइट से, और एक लीगल राइट इसको बनाया गया। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी एक FR था, फंडामेंटल राइट था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसको फंडामेंटल राइट से निकाल के एक लीगल राइट बनाया। क्लियर। और इसने ड्यूरेशन जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की थी उनको 6 से 5 ईयर्स किया गया, क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या हो गया, जो नॉर्मल टेन्योर्स थी किन की, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, इनको एक्सटेंड किया गया था। लेकिन फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से नॉर्मल टेन्योर जो थी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको 6 साल किया गया था। ठीक। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने उसको 5 ईयर्स किया। ये बात याद रखना। किसने किया? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने। उसके बाद है दोस्तों 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है दोस्तों? एंटी डिफेक्शन लॉ एक्चुअली में ये होता है जब भी कोई कैंडिडेट, चाहे MP हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सॉरी, जब भी कोई लेजिस्लेटर, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या MLA हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो पार्टी चेंज ना करे जिस पार्टी के टिकट पे उन लोगों ने इलेक्शन जीता है, या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पहले लोगों को कहेगा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, उसके बाद कोई इलेक्शन जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करेगा, ताकि ये चीज़ें ना हो। ग्रीड में आके कोई लेजिस्लेटर, कोई MP या MLA कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ना करे और उस पार्टी को छोड़ के जिस पार्टी के बेस पे उसने इलेक्शन जीता है और फिर कोई दूसरी पार्टी ना ज्वाइन करे ग्रीड में आके, ताकि इससे क्या होता है जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का उस पर प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूँ कि किसी कैंडिडेट A ने इलेक्शन जीता और कहा कि मैं पार्टी B के साथ बिलोंग करता हूँ, और आपने उस पार्टी B की बिना पे इसको वोट डाला, और फिर जब इसने इलेक्शन जीता और इसने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन की, तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में मेंशन है। और सॉरी, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने हमें एंटी डिफेक्शन लॉ दिया कि ये चीज़ें ना हो। और इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ से क्या हुआ कि 10th शेड्यूल जो है पार्लियामेंट ने इंसर्ट किया। ठीक। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, एक MLA था हरियाणा का, उसने दिन में 3 बार पार्टी चेंज की। कितनी? 3 बार उसने पार्टी दिन में चेंज की। और उस वक़्त पे एक कॉन्शस डेवलप हुआ कि इसके लिए एक लॉ होना चाहिए कि एक लेजिस्लेटर पार्टी चेंज नहीं करना चाहिए अगर उसने किसी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन जीता है। तो उसके लिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इट इज़ ऑल बिगिन विद द फ्रेज आया राम गया राम। मतलब आया राम, इसने इलेक्शन जीता किसी और पार्टी की टिकट पे, फिर दूसरी पार्टी में ज्वाइन किया, फिर वहाँ से जीता, फिर तीसरी पार्टी में, फिर चौथी पार्टी में। ये चीज़ रिपीट ना हो इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ हमने लाया। इट हैपेंड इन 1967 में ये एपिसोड हुआ था। ठीक। एक गया लाल था जिसने चेंज की थी पार्टी 3 times विद इन द सेम डे। द केस बिकेम ए बेस फॉर द पार्लियामेंट टू इंसर्ट, और इसके लिए हमने एक 10th शेड्यूल लाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आप यहाँ पे दो चीज़ें याद रखो। एक आप याद रखो 10th शेड्यूल है, क्योंकि जब हम शेड्यूल दोस्तों पढ़ेंगे वो हम 12 के 12 शेड्यूल अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे याद रखो 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ डील करता है। और एंटी डिफेक्शन लॉ ये जो है ये किसने लाया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने। क्लियर। अब हम यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है। द 10th शेड्यूल पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985. The act specifies the circumstances under which changing of political parties by legislatures invite action under law. मतलब ये एक्ट हमें ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल में है, जो हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया, ये क्या कहता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी लेजिस्लेटर पार्टी चेंज करता है अंडर लॉ, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके लिए क्या पनिशमेंट है। देखिए इसमें 3 केस है दोस्तों। एक केस ये है कि अगर ये 3 केसेस है इस लॉ में जो MPs और MLAs के साथ डील करता है कि अगर किसी मेंबर ने, जो एक लेजिस्लेटर होता है, अगर इसने किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे बेस पे इलेक्शन जीता है, उसके बाद इसने वॉलंटरी गिव अप की अपनी मेंबरशिप
इस पार्टी से जिस पार्टी के बेस पे इसने इलेक्शन जीता है और एक लेजिस्लेटर बना है या एमपी बना है या एमएलए बना है, और इसने वॉलंटरी गिव अप की इस पार्टी के टिकट और अगेंस्ट वोट डाला किसके, अपनी पार्टी के। एक केस ये है। दूसरा केस ये है जब एक लेजिस्लेटर जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जिसने लोगों को कहा कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, उसके बाद इलेक्शन जीता और इलेक्शन जीतने के बाद कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन की, सॉरी, तो इन दो केसेस में ये एमएलएज या एमपी जो होते हैं ये अपनी सीट को लूज़ कर सकते हैं, ये अपनी सीट से हाथ धो बैठ सकते हैं। क्लियर। चलिए, उसके बाद है दोस्तों दूसरा केस तो हमने पढ़ा, फर्स्ट भी पढ़ा, और तीसरा केस ये जो नॉमिनेटेड एमपीज होते हैं दोस्तों, नॉमिनेटेड एमपीज। दोस्तों जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे उसमें ये हम नॉमिनेटेड एमपीज क्या होते हैं, इनको कैसे नॉमिनेट किया जाता है, ये हम वहाँ पे पढ़ लेंगे अच्छे से। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दोस्तों, इनके पास 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि आप 6 महीनों में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन 6 महीने के बाद अगर आपने कोई पार्टी ज्वाइन की, आप अपनी सीट से हाथ धो बैठोगे। As per anti-defection law, we have 3 scenarios. The first scenario is अगर कोई MP, अगर कोई MLA जिस पार्टी के बेस पे उसने टिकट जीती है, अगर वो वॉलंटरी गिव अप करता है अपनी मेंबरशिप और वोट उनके अगेंस्ट करता है, वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा। और एक लेजिस्लेटर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, जिसने इलेक्शन जीता, लोगों से वोट हासिल किए इस बिना पे कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, वो भी अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा। और तीसरा केस जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनके पास 6 महीने का वक्त दिया जाता है, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, बट आफ्टर 6 मंथ्स अगर उन लोगों ने कोई पार्टी ज्वाइन की तो वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेंगे। तो 3 सिनेरियोज है, ये तीनों याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ और 10th शेड्यूल में ये मेंशन है, ये याद रखना, ये 4 पॉइंट्स। उसके बाद है दोस्तों एक्सेप्शंस कहाँ है, जहाँ ये एंटी डिफेक्शन लॉ वर्क नहीं करता है और जहाँ पे ये लेजिस्लेटर्स, एमपीज, एमएलए अपनी सीट से हाथ नहीं धो बैठ सकते, जहाँ पे ये अपनी सीट को लूज़ नहीं कर सकते। एक केस है दोस्तों, एक एक्सेप्शन है दोस्तों, कि अगर ए पार्टी और बी पार्टी मर्ज होना चाहती है और इस मर्जर के लिए 2/3 लेजिस्लेटर जो इसके हैं वो इस फेवर में है कि ये मर्ज होना चाहिए, तब ये लेजिस्लेटर अपनी सीट से हाथ नहीं धो बैठ सकते या अपनी सीट को लूज़ नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं दोस्तों, जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं। स्पीकर होता है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जब एक लेजिस्लेटर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिलेक्टेड होता है, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर चुना जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने के बाद ही ये वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप गिव अप करता है पार्टी से, क्योंकि ये एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनता है, स्पीकर बनता है, ठीक। तो ये अपनी जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी गिव अप करता है। उसके बाद जब इसका ये टाइम ख़त्म होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, उसके बाद ही फिर से अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे भी ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी सीट को लूज़ नहीं कर सकता। ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, इफ ए मेंबर वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और रिजॉइन्स इट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड दैट ऑफिस, ही वोंट बी डिस्क्वालिफाइड। मतलब एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने के बाद ही अपनी पार्टी को वॉलंटरी गिव कर सकता है। उसके बाद जब इसका ये टेन्योर ख़त्म हो जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, उसके बाद ये फिर से उस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। उसके बाद है दोस्तों, ये एंटी डिफेक्शन के लॉ रिलेटेड जो भी एमपीज एमएलए डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इनको कौन डिसाइड करता है, डिसीजन कौन लेता है? इसमें दोस्तों प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसीजन लेते हैं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, मैंने फिर से कहा पार्लियामेंट में स्पीकर है, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते क्या है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही डिसाइड करता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है, एमपी को या एमएलए को, और कैसे करना है। क्लियर, ठीक। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज और एमएलएज अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये टाइम, स्पेसिफाइड टाइम नहीं है कि इसको कितने टाइम तक ये डिसीजन लेना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लास्ट ईयर एक ऑब्जर्व किया था कि 3 महीने तक इसको डिसीजन लेना है इस रिलेटेड। क्लियर।
उसके बाद है दोस्तों रेस्ट ऑफ द अमेंडमेंट जो है वो है, एक है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने जो वोटिंग एज थी पहले थी 21 ईयर्स, अब 18 ईयर्स है। आप 18 साल की उम्र में अपना वोट कास्ट कर सकते हो। ठीक, तो 61st ने रिड्यूस की वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। 86 अमेंडमेंट एक्ट, इसने राइट टू एजुकेशन हमारे पास लाया। 14 ईयर्स, राइट अंटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर अंटिल द 6। ये हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोस्तों जब पढ़ेंगे उधर उस टाइम भी हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप 61st याद रखो, ये आप FR में भी याद रखोगे और यहाँ पे भी याद रखो, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हम इसको पढ़ेंगे और यहाँ पे भी आप ये इसका सब्जेक्ट मैटर याद रखो। उसके बाद 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इतना याद रखना, ये सर्विस टैक्स के साथ डील करता है। उसके बाद 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 89 दोस्तों, इसने कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड ST जो था, ये कंबाइंड एक कमीशन था, इसको दो सेपरेट बॉडीज़ बनाई, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर SCs अंडर आर्टिकल 338 और नेशनल कमीशन फॉर STs अंडर आर्टिकल 338A। दोस्तों ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये एक ही बॉडी थी। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसको दो बॉडीज़ बनाई, दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड नेशनल कमीशन फॉर STs। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये हमें अलग से पढ़ने ही पढ़ने। उसके बाद है दोस्तों 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसने रिस्ट्रिक्ट किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है, साइज़ है, दैट इज़ 15%। और इसने कुछ प्रोविजंस ऐसे भी लाए जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमने अभी पढ़ा वो थोड़ा स्ट्रेंथनड हो गया। लेकिन आप इसमें याद रखना कि इसने 15% रिस्ट्रिक्ट किया साइज़ किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। देन वी हैव ए 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसने वर्ड कोऑपरेटिव्स ऐड किए अंडर आर्टिकल 19 ऑन। इसमें आप इतना ही याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें समझाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, इसमें फैक्ट्स है वो याद रखने की। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड किए अंडर आर्टिकल 19(1). जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम ये पढ़ लेंगे। उसके बाद 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने ये 2-3 बार देखा ये क्वेश्चन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने हमारे पास लाया। और उस टाइम पे जब दोस्तों ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया, उस टाइम पे अपोजिशन पार्टी जो थी वो इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलती थी, लेकिन ये गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप 101 अमेंडमेंट से हमने ये इंसर्ट किया। उसके बाद है 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 का, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। 103, इसने प्रोवाइड की 10% रिजर्वेशन, जो EWS कैटेगरी हमारे पास है 10% रिजर्वेशन जिनके पास है, वो 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने लाई। उसके बाद है 104, इसने एक्सटेंड की रिजर्वेशन सीट्स ऑफ SCs एंड STs की, कहाँ पे, लोकसभा पे। अब दोस्तों मैं यहाँ पे मार्क करूँगा इंपॉर्टेंट क्या है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। 103 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 102 ये भी इंपॉर्टेंट है, 101 और 97 ये भी इंपॉर्टेंट है, 91st ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 88 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना चाहते हो तो रखो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये हम अलग से पढ़ेंगे कहाँ पे, FDs जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे भी हम देख लेंगे। 61st मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ जो है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ना, 52nd मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 44, हाँ ये भी 44 ये भी इम्पोर्टेंट है। और 44 को भी आप देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर दोस्तों, जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम शेड्यूल्स, बारोड फीचर्स, फिर हम सिटीजनशिप, पार्लियामेंट और फंडामेंटल राइट्स को भी कवर करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, सॉरी, आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट लेक्चर तक
चलिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस।